हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के चैप्टर सेकंड के आगे के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नियोजन के लक्ष्य बताइए, अथवा भारत में आर्थिक नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्यों का वर्णन करो। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है योजनाओं को बनाना ताकि संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्यों का वर्णन करो, यानी कि आर्थिक नियोजन को अपनाकर हम कौन से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आंसर है इसका, भारत में आर्थिक नियोजन के माध्यम से निम्न उद्देश्यों को प्राप्त हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पॉइंट फर्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, यानी जीडीपी में वृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि से है। यानी अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन वस्तु और सेवाओं का हो रहा है, इसमें वृद्धि ही जीडीपी में वृद्धि कहलाएगी। तो सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि से अभिप्राय जीडीपी में वृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि से है। इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि का होता है सॉरी तथा एक लंबे समय तक वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाती है। यानी एक लंबे समय तक वस्तु और सेवाओं का प्रवाह अगर हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तो यह आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। नियोजन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उत्पादन तकनीक में निरंतर सुधार करके जीडीपी समृद्धि को तेज प्राप्त करना है। तो ये इसका पहला लक्ष्य हो गया, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि। सेकंड पॉइंट है आधुनिकीकरण। इसका अभिप्राय समृद्धि की प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत करना तथा अपनाना है। भारत में कृषि में हरित क्रांति इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। यानी हमने हरित क्रांति को अपना के एक नए प्रकार की कृषि प्रौद्योगिकी का परिचय दिया है कि कैसे प्रौद्योगिकी उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाएं। वह हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने घरेलू उत्पादन की अवधारणा को व्यावसायिक भारी प्रक्रिया स्रोत के रूप में परिभाषित किया है। तो आधुनिकीकरण का अर्थ हो गया कि हम नई नई आधुनिक तकनीकों को अपना के अपने उत्पादन को बढ़ाएं। ये उद्देश्य है दूसरा। तीसरा लक्ष्य हमारा आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय वित्तीय संसाधनों के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। यानी कि हम विश्व पर निर्भर नहीं हैं अपने उत्पादन के वित्तीय साधनों के लिए। स्वावलंबन से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। यानी स्वावलंबन का अर्थ हुआ कि हम अगर किसी वस्तु को बनाना चाहते हैं जो अनिवार्य है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहता है, जिससे कि वह शेष विश्व से होने वाली पूर्ति की अनिश्चितताओं से बच सके व राजनीतिक दबाव से बच सके। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, लक्ष्य जो हम आर्थिक नियोजन के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। एंड इसका फोर्थ पार्ट है न्यायोचित वितरण अथवा साम्य यानी समानता। आय के न्यायोचित वितरण से अभिप्राय सामाजिक समानता है और भारत में नियोजन का यह प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि इसके अभाव में आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाएगी। वह इसका लाभ समाज के केवल मुट्ठी भर लोगों को ही प्राप्त होंगे। जो अन्याय होगा,
अतः प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अलावा भोजन, वस्त्र और आश्रय की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात समावेशी समृद्धि प्राप्त हो। यानी कि समाज में संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि सभी तक संसाधन पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को संसाधनों का हिस्सा ज़्यादा मिल जाए और कुछ लोग इससे वंचित रह जाएं, क्योंकि वंचित रहने की अवस्था में यह वृद्धि अर्थहीन होगी, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत योजनाओं के माध्यम से यह भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम जितना भी आर्थिक विकास कर रहे हैं वह समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। ओके, तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं भारत में आर्थिक नियोजन के लक्ष्य के। अगला प्रश्न है, समान वितरण व न्यायोचित वितरण में अंतर बताइए। तो आंसर है हमारा समान वितरण। इसका अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देश की राष्ट्रीय आय में से एक समान हिस्सा मिलना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि एक डॉक्टर का वेतन उतना ही मिलना चाहिए जितना अस्पताल में क्लर्क को मिलता है सैलरी, जो कि अनुचित है, परंतु यह समान वितरण का अर्थ है। वहीं न्यायोचित वितरण का अर्थ है, इसका अर्थ समाज के भिन्न भिन्न व्यक्तियों की योग्यता तथा कौशल के अनुसार उनको आय का वितरण करने से है। इसका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति में जितनी कौशल और योग्यता है उसी के अनुसार उसको वेतन दिया जाना चाहिए। यही न्यायोचित वितरण कहलाता है। जैसे कि जिस अस्पताल में एक डॉक्टर को वेतन मिलता है, मजदूर को प्राप्त वेतन से वह अधिक होगा, क्योंकि वह कौशल और योग्यता में उस मजदूर व्यक्ति से अधिक योग्यता रखता है। और इसका अर्थ है कि मानसिक श्रम का मूल्य शारीरिक श्रम के मूल्य से हमेशा अधिक होता है। यही न्यायोचित वितरण कहलाता है। तो ये हमारे आज के चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आंसर्स थे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। आप लोग लगातार इन क्वेश्चंस को सुने, इनको याद करें और इनको अपने अभ्यास में राइटिंग स्किल के तौर पे करके देखें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग सीख जाएं और आप अच्छे परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर सकें। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अन्य को फॉरवर्ड करें, ताकि वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू।